तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पेरेंट्स मर जाने के बाद उसके नेबरर्स उसको कुत्तों की तरह ट्रीट किया करते थे। इन सब से तंग होकर एक दिन वो अपने आप को खत्म करने वाला था, लेकिन उसको मिल जाती है तब कुछ ऐसी पावर्स जिससे वो किसी को भी कंट्रोल या किसी को भी मार सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिराई था। वो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो एक बड़ी बिल्डिंग से कूद के करने वाला था। गिरते गिरते वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से कूद गया, नहीं तो मेरे को और कितना कुछ सहना पड़ता। लेकिन उसकी जमीन पे टकराने से पहले ही वहाँ पर एक एंजल आके उसको बचा लेती है। मिराई सोचता है कि मैं इतनी जल्दी स्वर्ग में पहुँच गया कि मेरे को परियां दिखाई दे रही है, लेकिन तब वो एंजल बोलती है कि ये तुम कहीं स्वर्ग में नहीं हो, तुम अपनी ही दुनिया में हो और मेरा नाम नेसी है। और जब मिराई को पता चलता है कि वो अभी तक मरा नहीं है तो वो दुखी हो जाता है। तब नेसी पूछती है कि आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो। तब मिराई अपने बारे में सब कुछ एंजल को बताता है। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर गए, लेकिन उसके बाद से मेरे अंकल आंट ने ही मुझे पाला, लेकिन हमेशा से वो लोग मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करते हुए आए हैं। वो लोग बिना कारण के मुझको मारते हैं, मेरे से घर के सारे काम करवाते हैं, और जब ये सब करने पर भी उनको चैन नहीं मिलता तो वो लोग रात को मेरे को एक छोटे से रूम में कैद करके रख देते हैं। लेकिन बस अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकता, जिस वजह से मैं कि अपनी जान लेने वाला था। तब नेसी मिराई को लेके एक बिल्डिंग के ऊपर रख देती है और बोलती है कि मैं सब समझती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ और मैं एक एंजल हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोई भी विश भी पूरी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पंख भी दे सकती हूँ जिससे तुम जैसे चाहो वैसे उड़ सकते हो। लेकिन मिराई को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस वजह से वो बस करने के बारे में ही सोच रहा था। तब नेसी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें आज तक किसी ने प्यार भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें एक ऐसा एरो भी दे सकती हूँ जिसको तुम किसी के भी ऊपर शूट करोगे तो वो तुमसे प्यार करने लगेगा। तब मिराई कहता है कि अगर तुम मुझे देना ही चाहती हो तो मुझे दोनों ही चीजें दे दो। नेसी कहती है कि अगर तुम्हें दोनों ही चीजें चाहिए तो क्यों नहीं, मैं तुम्हें दोनों ही देती हूँ। और कुछ देर बाद हम देखते हैं मिराई के गले और हाथों में रिंग्स आ जाते हैं, और उन रिंग्स को बस वही देख सकते हैं जिनके पास कोई एंजल हो, जैसे फिलहाल अभी मिराई के पास है। और इसके बाद नेसी कहती है कि मिराई तुम अपने विंग्स को ओपन करो, लेकिन मिराई को पता ही नहीं कि आखिर विंग्स को ओपन कैसे करते हैं। लेकिन कुछ देर में ऑटोमेटिकली ही उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन उसको पहले पहले तो उड़ना ही नहीं आता। बहुत प्रैक्टिस के बाद मिराई फाइनली उड़ना सीख जाता है, और जब वो उड़ना सीखता है तो वो सच में बहुत दूर तक उड़ता है। और कुछ देर उड़ने के बाद वो एक टावर के ऊपर आके बैठ जाता है और अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब वो एक लड़की के साथ खेला करता था। तब नेसी बोलती है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम अपने लव एरो का यूज करके उसको अपने प्यार में डाल सकते हो। तब मिराई बोलता है लेकिन ये तो गलत बात है, इस टाइप के काम तो डेविल्स क्या करते हैं। लेकिन तब नेसी बोलती है कि इस वर्ल्ड में डेविल्स जैसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली डेविल्स हम उनको बोलते हैं जिनका मन बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, जो कि बुरे काम करते हैं। जैसे कि मिराई तुम अपने अंकल आंट को ही देख लो जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा है। और मिराई ये सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इतने सालों तक जहाँ पर वो काम कर रहा था उन्होंने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। नेसी ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो तुम अपना लव एरो को अपने आंटी के ऊपर यूज करो, उससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। और मिराई भी इस बात को मान जाता है और वो घर पहुंच जाता है। घर जाके वो अपने आंटी से मिलता है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी आंट उसको ऑर्डर्स देने लगती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन इस बार मिराई उनके बातों को इग्नोर करते हुए उनके ऊपर लव एरो का यूज करता है, जिससे कि अचानक से मिराई की आंटी मिराई के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तब मिराई उसको पूछता है कि अगर आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अचानक से उसकी आंट बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारे अंकल की गलती है, उन्होंने तुम्हारी पापा की प्रॉपर्टीज पाने के लिए तुम्हारे पापा को मार दिया था। और तभी पीछे से मिराई के अंकल भी आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिराई के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मरे थे, जिस एक्सीडेंट को भी उन्होंने ही प्लान किया था। ये सब सुन के मानो मिराई के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और इसके बाद हमें मिराई का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी मिराई अपना एक प्रोजेक्ट घर ही में भूल गया था, जिस वजह से वो उसे लेने जाता है। और तब जैसे ही मिराई के फादर कार को ऑन करते हैं तो उनका कार ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिराई के अंकल उसकी वाइफ को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लव एरो का असर उसके ऊपर पूरी तरीके से हो चुका था, जिस वजह से वो एक नाइफ लेके उसी के हस्बैंड को मार देती है। मिराई ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा चौंक गया था, और उसके सामने उसकी मदर की एक बोली हुई बात सामने आती है।
मिराई की मदर बोलती है कि अगर जिंदगी में कभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो या फिर तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खोजो जिससे कि तुम हमेशा खुश रह सको। और ये सब बातें जब मिराई को याद आती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं ये क्या करने वाला था। और फिर वो नेसी को बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जीना है, मैं बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सा खुश रहना चाहता हूँ। तब नेसी बोलती है कि जरूर तुम अच्छे से जियोगे और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि मिराई अभी एक होटल में ठहरा हुआ था। वेल ऐसा नहीं है कि मिराई के पास पैसे हैं होटल में रहने के लिए, उसने रेड एरो का यूज करके होटल मैनेजर को अपने काबू में कर लिया था। मिराई सोचता है कि ये सब मुझे करने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से मुझे जल्दी एक जॉब खोजना होगा ऐसे अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए। तब मिराई पूछता है कि आखिर इतने लोगों में से तुमने मुझको ही क्यों चुना। तब नेसी बोलती है कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया है और गॉड ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इस दुनिया को बेटर कर सके, जिस वजह से उन्होंने टोटल 13 एंजल्स को बनाया है और उन 13 एंजल्स को 999 डेज का टाइम दिया है। और उतने टाइम लिमिट के अंदर हमको कुछ ऐसे इंसानों को खोजना होता है जिनके अंदर गॉड बनने की कैपेबिलिटी होती है। हम देखते हैं कि इसके बाद मिराई ये सब प्रोसेस नहीं कर पाता और वो टीवी को ऑन करता है। जैसे ही वो टीवी को ऑन करता है तो जो आदमी वहाँ पर दिखाया जाता है जिसके पास भी एक एंजल होता है, उसने लव एरो के मदद से 5 लड़कियों को अपने प्यार में फंसा लिया था। और इसके बाद नेसी एक व्हाइट एरो के बारे में भी मिराई को बताती है। व्हाइट एरो एक बहुत ही डेंजरस एरो होता है। ये एरो जिसके भी ऊपर मारा जाए वो आदमी वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद मिराई एक और क्वेश्चन करता है, वो पूछता है कि क्या इन रेड एरोज से बचने का कोई तरीका होता है। तब नेसी कहती है कि इससे बचने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें अपने विंग्स की मदद से उन एरोज से भी स्पीड से उड़ना पड़ेगा। नेसी ये भी बताती है कि एक कैंडिडेट अपनी पूरी लाइफ टाइम में 14 एरोज का ही यूज कर सकता है। और अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने एरोज का गलत फायदा उठा रहा था। अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने एक सूट पहना हुआ था और वो सूट वाला आदमी सीधा उस आदमी पे व्हाइट एरो को चला देता है और उसे पूरी तरीके से मारने के बाद वो उसके रेड एरोज को लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद के सीन में हमें मिराई को दिखाया जाता है जहां नेसी उसको कांग्रेचुलेशंस कर रही थी क्योंकि मिराई ने फाइनली ग्रेजुएशन पास कर ली थी। लेकिन यहाँ पर मिराई बिल्कुल भी नेसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और उसको इग्नोर कर रहा था। तभी सामने हमें एक बैंक दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गुंडों ने उस बैंक के ऊपर डाका डाल दिया था। उस बैंक को बचाने के लिए अचानक से कहीं से तो वो सूट वाला आदमी आ जाता है और अपने रेड एरोज की मदद से पुलिस को अपने वश में कर लेता है। और साथ ही जब वो अंदर जाता है वहाँ पर मौजूद जितने चोर थे सबको उसने बहुत आराम से अपने व्हाइट एरोज की मदद से मार दिया था। और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको सब लोग घेर लेते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू चल रही थी जहाँ वो जाके बोलता है कि जितने भी एंजल और उनके ओनर्स हैं मैं सबको बहुत ही जल्दी मार डालूंगा और उनके व्हाइट एरोज और रेड एरोज अपने पास रख लूंगा। ये सब चीजें सुनने के बाद मिराई और नेसे घर आते हैं जहाँ मिराई बोलता है मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी झंझट में फंस गया हूँ, मुझे तो बस अपनी जिंदगी पीसफुली बितानी थी लेकिन मुझे शायद अभी ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तब नेसी बोलती है कि शायद मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी होगी। कोई भी एंजल पहले कैंडिडेट को अपने फर्स्ट स्टेज में पहले विंग्स और रेड एरोज में से कुछ देता है और जब वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है तब उसको विंग्स और व्हाइट एरोज में से कुछ चुनने को मौका मिलता है। लेकिन जो सूट वाला आदमी था उसके पास तो सब कुछ था, तो शायद वो कोई स्पेशल केस होगा। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि मिराई अपने पहले दिन कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ नेसी उसे बोलती है कि तुमने अभी तक अपने बचपन के प्यार के बारे में कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब मिराई बोलता है कि मैं रेड एरोज की मदद से ये सब कुछ नहीं करना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं मिराई अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था लेकिन वो बिल्कुल चौंक जाता है जब वो ऊपर देखता है कि वहाँ पर एक और एंजल है। वो इसको इग्नोर करके चुपचाप जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट लगे, लेकिन अचानक से वो एंजल उसके नीचे आ जाती है और तभी पीछे से मिराई के अंदर कोई रेड एरोज से अटैक कर देता है। और यहीं पर ट्विस्ट आता है क्योंकि ये और कोई नहीं मिराई का बचपन का प्यार थी। इस लड़की का नाम साकी होता है। वैसे तो मिराई को साकी से पहले ही बहुत ज्यादा प्यार था, ऊपर से तब साकी मिराई को उसके घर आने के लिए भी कह देती है और कुछ ही देर में मिराई अपने पंखों का यूज करते हुए साकी के घर पहुंच जाता है, जहां पर साकी और एंजल मिराई से पूछते हैं कि क्या तुम ही वही सूट वाले बंदे हो जो कि सबको मार रहा है। तब मिराई बोलता है कि नहीं, मैं वो सूट वाला आदमी नहीं हूँ। तब वहीं पर साकी की एंजल जिसका नाम रेबल होता है वो बोलता है क्यों ना तुम और साकी एक बॉन्ड बना लो, क्योंकि साकी के पास सिर्फ रेड एरोज है और विंग्स नहीं है। और रेड एरोज की मदद से वो बिल्कुल मान जाता है और उसके बाद हम देखते हैं मिराई और साकी को जो कि बहुत ऊपर तक उड़ रहे थे।
थे। वहाँ बहुत ऊपर जाने के बाद मिराई बोलता है कि साकी अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तुम मुझे खुल के बोल सकती हो। साकी ये बात सुन के सच में बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लोग फिर नीचे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस सूट वाले बंदे का कुछ देर में इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तब रेबल दिमाग लगाते हुए बोलता है कि मिराई तुम्हें जाके उस सूट वाले बंदे को मार देना चाहिए, या तो कभी वो साकी को ही मार देगा। और रेड एरोज के असर से वो ये चीज करने भी जाने वाला होता है, वो भी अकेले। लेकिन तभी वहाँ पर नेसी आके उसको रोक लेती है और बोलती है कि ये सब रेबल का प्लान है। रेबल पहले से ही एक ऐसा एंजल है जो कि हमेशा दूसरों को ठग देता है, जिस वजह से वो कभी भी एक अपर क्लास एंजल नहीं बन पाया। और क्योंकि नेसी की वजह से यहाँ पर रेबल का प्लान पकड़ा गया था, तो वो भी ये बोल देता है कि हाँ मेरा प्लान भी कुछ ऐसा ही था। और क्योंकि नेसी एक बहुत ही चालाक एंजल थी, जिस वजह से वो रेबल को कंफर्म करते हुए बोलती है क्यों ना हम लोग धीरे धीरे और आराम से काम ले, जिससे कि हम आराम से उस सूट वाले गाय को मार भी सकते हैं। सब लोग इस बात को भी मान लेते हैं और वो लोग कुछ दिन वेट करते हैं जब तक मिराई के ऊपर से वो रेड एरो का असर खत्म ना हो जाए। जब उस एरो का असर खत्म होता है तब भी मिराई उनके ऊपर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो इस बात को सोच के खुश हो रहा था कि वो अपने फीलिंग्स को कम से कम बाहर तो ला पाया। वहाँ साकी भी अलग ही खुश होते हुए बोलती है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझको भी बहुत अच्छा लगा। और तभी उनको एक फोन में नोटिफिकेशन आता है, जिसको देख के वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस सूट गाय ने सारे एंजल्स और उनके ओनर्स को एक खुली चुनौती दी थी। बहुत देर सोचने के बाद मिराई बोलता है कि शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हम वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये सूट गाय करता क्या है। इसके बाद हम मिराई और साकी को देखते हैं, जो कि उसी ग्राउंड में आ चुके थे जहाँ पर वो सूट वाला गाय 3 बजे आने वाला था, जहाँ साकी और मिराई ने एक पहले ही रूल बना दिया था कि कोई भी आसमान की तरफ नहीं देखेगा, जिससे कि उस सूट वाले गाय को थोड़ा भी हमारे ऊपर शक हो। अगले सीन में हम देखते हैं उसी सूट गाय को, जिसके ऊपर 2 कैंडिडेट हमला करते हैं, लेकिन उस अटैक से वो बहुत ही इजीली बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर लगा हुआ था। वो दोनों कैंडिडेट वहाँ पर सूट गाय को मारने की बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता। और इसके बाद वाले सीन में हमें इन्हीं 2 कैंडिडेट्स के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से अपने कॉलेज के एग्जाम्स में फेल हो गए थे। जब बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ये पास नहीं हो पाते, तब ये दोनों करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 2 एंजल्स आके इनको बचा लेते हैं और इन पावर की मदद से वो लोग खुद को कोई सुपर ह्यूमन समझ रहे थे। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम सूट गाय को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर खेल रहा था। तब हमें मॉनिटर में एक और सूट गाय दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि जो सूट गाय अभी फील्ड में है वो मैं नहीं हूँ। तब बाकी दोनों कैंडिडेट्स ही फेक सूट गाय को उस फील्ड में पकड़ लेते हैं, और तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, और यहाँ पर वो भी एक कैंडिडेट थी, जो कि आगे बोलती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम लोग लड़ रहे हो। लेकिन हमें पता है कि सूट गाय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस वजह से वो लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है। और ये सब वायलेंस होता हुआ देख वहाँ पर जो 2 कैंडिडेट्स थे वो बोलते हैं अगर यहाँ पर कोई भी और कैंडिडेट है तो हमारी हेल्प करे, क्योंकि हम एक साथ मिलके ही सूट गाय को हरा सकते हैं। और उनकी ये बातें सुनकर भीड़ में से और 2 कैंडिडेट्स निकल आते हैं, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए राजी थे। और अब सूट गाय के खिलाफ टोटल 5 जन खड़े हुए थे। मिराई को ऐसा लग रहा होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सूट गाय ने झूठ बोला था, क्योंकि सबसे पहले जो फील्ड पे जो बंदा था वो असल में असली सूट गाय था। दूसरी तरफ फील्ड में हम देखते हैं कि वो असली सूट गाय ब्लू वाले रेंजर के ऊपर एक व्हाइट एरो इस्तेमाल करके उसको जान से मार देता है। मिराई और साकी ये सब देख के तो बिल्कुल चौंक चुके थे, लेकिन तब हम देखते हैं कि सूट गाय अपना प्लान खुद ही बता देता है। तब सूट गाय बताता है कि जो 4 रेंजर्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए भीड़ में से आए थे वो सारे मेरे ही बंदे थे। उनके ऊपर मैंने रेड एरोस का यूज किया था, जिस वजह से वो लोग मेरे बात मान रहे थे। और इसके बाद हम सूट गाय को देखते हैं, जो कि व्हाइट एरोस का इस्तेमाल करते हुए येलो वाले रेंजर को भी मार डालता है। और ये सब देख के वो छोटी सी रेंजर बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और वो भीख मांग रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और तब मिराई अपने कंट्रोल से हट जाता है और अपने विंग्स को समन करने ही वाला था कि साकी उसको बहुत ही मुश्किल से रोकती है। और तब हम ऊपर देखते हैं नेसी को, जो कि आती है और सीधा सूट गाय के पास चली जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो, उसको चुपचाप मारो और अपना काम खत्म करो। और इसके बाद पहली बार हमें नेसी गुस्से में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि अगर मैं किसी को मार सकती तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार देती। और क्योंकि अभी सूट गाय ने सभी को मार डाला था, जिस वजह से उनकी एंजल
एंजल्स उनकी सोल को लेके वहाँ से बहुत ही दुखी चली जाती है। आज जो सब चीजें मिराई और साकी ने देखा है वो सब वो लोग बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे। मिराई कहता है कि सूट गाय एक सच में बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, जिस वजह से उसे हमें कुछ भी करके मारना होगा। लेकिन आखिर हम सूट गाय को कैसे मारेंगे? तभी साकी बोलती है कि क्यों ना हम एक पार्टी फॉर्म करें। तब मिराई कहता है कि पार्टी के मेंबर्स को खोजने में हमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। लेकिन तभी मिराई के घर के बाहर हमें एक कैंडिडेट दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी पार्टी का पहला मेंबर मैं बनने के लिए राजी हूँ। कुछ देर में नेसी कंफर्म करती है कि ये एक अच्छा एंजल है और इसके पास कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं है। तब वो आदमी अंदर आता है और बोलता है कि मैं मरने वाला था क्योंकि मेरे को कैंसर था, लेकिन मेरे मरने के ठीक पहले ही मेरे पास एक एंजल आई और मेरे को बोली कि मैं तुम्हारा कैंसर को ठीक कर सकती हूँ। और क्योंकि उसकी भी एक खुद की फैमिली है जिस वजह से वो बचना चाहता है। वो ये भी बोलता है कि जब मेरे को ये पावर्स मिले मैंने उसके बाद इसके बहुत बुरे इस्तेमाल भी किए हैं, लेकिन मैंने जो भी किया बस मेरी फैमिली की वजह से किया और मैं अभी इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताता हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल से स्ट्रेटजीज के साथ सबको नोटिस किया और मुझे लगा कि तुम और साकी दोनों ही अच्छे कैंडिडेट्स हो और अगर चाहे तो हम लोग मिलके एक पार्टी बना सकते हैं। तब मिराई और साकी कहते हैं कि हाँ हम पार्टी जरूर बनाएंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसके बाद फाइनली हमें सूट गाय का शक्ल दिखाया जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ कि हर विलेन का बाल यहाँ पर सफेद क्यों रहता है? दूसरी तरफ हमें मिराई के घर में उस बंदे के बारे में बताया जाता है। उस बंदे का नाम ननाटो था। और इसके बाद हमें सूट गाय को दिखाया जाता है जो कि किसी टाइप के क्लास में बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आके उसको कनाडे बुलाता है। कायदे से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे थे, जहाँ पर कनाडे अपने दोस्त को पूछता है अगर तुम एक दिन के लिए गॉड बन जाओ तो सबसे पहले तुम क्या करना चाहोगे? उसका दोस्त बोलता है भाई मैं तो सबसे पहले जितनी बदसूरत लड़कियां हैं सबको मार दूंगा। तब कनाडे बोलता है कि अगर मैं गलती से भी एक दिन के लिए गॉड बन जाऊं तो सबसे पहले मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। और इसके बाद हम कनाडे को अपने एरोज की शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी देखते हैं, जहां वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हुए 2 एरोज को एक साथ शूट करता है जिससे कि उसकी शूटिंग रेंज बढ़ जाती है। और इसके बाद हम कनाडे को देखते हैं जो कि उड़ के एक कंपार्टमेंट में जाता है जहां पर उसकी बहन की डेड बॉडी रखी हुई थी। और जहां तक मुझे लगता है कि कनाडे ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी बहन को वापस जिंदा कर सके। वो अपनी बहन को बर्थडे विश करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिराई के घर में देखते हैं जहाँ पर वो लोग न्यूज में देख रहे थे कि एक जन का बहुत ही बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर एक नोट भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिस वजह से सूट गाय ने यहाँ पर सबको मार दिया। तब ननाटो बोलता है कि मेरे को लगता है सूट गाय ने किसी लड़की को अपने कब्जे में कर लिया है और उसी से ये सब काम करवा रहा है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की को खोजना होगा वरना वो हमारी जान भी ले सकती है। लेकिन तब मिराई कहता है लेकिन वो लड़की तो बेकसूर है क्योंकि वो बस सूट गाय के कब्जे में है। तब ननाटो कहता है कि अगर तुम ऐसी बातों पर इमोशनली काम लोगे तो तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला। फिर ननाटो बोलता है कि मानो साकी को उस सूट गाय ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर व्हाइट एरोज रखे हैं और वो उसे मारने ही वाला है, और अगर यहाँ भी तुम इमोशनली काम लेते हो तो साकी तो वहीं पर मर जाएगी। और अब मिराई समझ जाता है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी इमोशनली काम नहीं लेना है। दूसरी साइड हम सूट गाय यानी कि कनाडे को देखते हैं जो कि बोलता है अगर किसी तरीके से मैं अपनी छोटी बहन को जिंदा नहीं कर पाया तो मैं अपनी दोस्त की इच्छा तो जरूर पूरी करूंगा। और इसके बाद ही हम टीवी में एक और न्यूज देखते हैं जहां एक और लड़की मारी गई थी। तब ननाटो सीरियस होता है और मिराई को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उसका कुछ करना होगा। ननाटो मिराई और साकी को 2 गन देते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस गन से उसको मार डालना होगा। मिराई हेजिटेट करते हुए कहता है कि लेकिन मैं किसी को ये गन से नहीं मार सकता, हम दोनों को तो गन्स चलानी भी नहीं आती, इससे अच्छा कि मैं रेड एरोज का यूज करके उसको अपने वश में कर लूं। तब ननाटो कहता है कि सबसे पहले मैं उस लड़की के पास जाके उसका ध्यान भटका के उसको मारने की कोशिश करूंगा और तुम्हें तभी फायदा उठाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की से लड़ते वक्त वहाँ पर सूट गाय भी आ जाए। तब वहाँ पर सब लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और रेडी हो जाते हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि टावर के ऊपर बैठ के फोन में कुछ देख रही थी। तभी वहाँ पर ननाटो आता है अपने सूट वाले फॉर्म में और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से ननाटो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल होके गिर रहा होता है, जहाँ पर मिराई उसको जाके पकड़ता है, उसको एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाके उसको जैसे तैसे होश में लाता है। तब ननाटो उठता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे सूट गाय आ जाता है जो कि अपने व्हाइट एरोज निकाल के सीधा मिराई के ऊपर शूट करने वाला था। तब
मिराई उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और समझाता है कि ऐसे लड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें पता है कि सूट गाय के ऊपर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मिराई तो बस उसका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि नैनाटो रिकवर होके उसके साथ लड़ सके। तब नैनाटो भी अच्छा खासा रिकवर हो जाता है और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ सूट गाय अपने एंजल को भी बुला लेता है लड़ने के लिए ताकि वो अकेला न पड़ जाए। लेकिन तब वहाँ पर नेसी और बाकी एंजल्स आ जाते हैं ताकि वो मिराई नैनाटो को हेल्प कर सके। जहाँ सूट गाय अपने व्हाइट एरो को निकाल कर नैनाटो के ऊपर रख देता है क्योंकि उसको लग रहा था उन सब में से वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर सूट गाय बोलता है कि मैंने शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा टाइम बॉम्ब फिट किया है और अगर नैनाटो ने गलती से भी मेरे ऊपर हमला किया तो मैं उस बॉम्ब को फोड़ दूंगा और शहर में जितने लोग हैं सारे मारे जाएंगे। लेकिन असली बात तो ये है कि सूट गाय ने ऐसा कोई बॉम्ब फिट ही नहीं किया, वो बस झूठ बोल रहा है। जहाँ सूट गाय अपने व्हाइट एरो को नैनाटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिराई अपने रेड एरो की मदद से व्हाइट एरोस को रोक देता है और तब नहीं पता कैसे मिराई के अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और वो सूट गाय के साथ लड़ने चला जाता है, जहाँ वो सच में सूट गाय को बहुत ही अच्छा टक्कर भी दे रहा था। जहाँ मिराई की हेल्प करने के लिए नैनाटो अपने गन्स के हेल्प से सूट गाय के ऊपर पीछे से बहुत सारे हमले करता है और आखिरकार इतनी सारी गोली चलाने पर सूट गाय की सूट में बहुत सारे क्रैक्स आने लगते हैं। इससे पहले कि उसका फेस रिवील होता वो धूम दबा के वहां से भाग जाता है और इसके बाद ये सारे लोग घर आ जाते हैं, जहां मिराई ये सोच के भी डर रहा था कि गलती से भी अगर आज मैं कनाडे को मार देता यानी कि सूट गाय को मार देता तो मैं कितना ज्यादा गिल्टी फील करता। तब साकी उसे समझाती है कि सूट गाय एक बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है, तो अगर तुम उसे मार भी देते तो इसमें तुम्हें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं रात होती है, लेकिन यहाँ पर मिराई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और साकी को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो बोलती है कि मैं मिराई को पकड़ के सोना चाहती हूँ। मेरा ये चीजें सुन के बिल्कुल यकीन नहीं कर पाता, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। ये सारी बातें उनके एंजल्स भी सुन रहे होते हैं, लेकिन नेसी इस बात की गंभीरता को समझती है और इसके तुरंत ही बाद वो दोनों एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं साकी को, जो कि पीछे से जाके मिराई को पकड़ लेती है और चुपचाप बोलती है, मिराई मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मैंने बहुत समय तुम्हारे साथ बिताया है। बचपन में जब तुम अनाथ हो गए थे, तुम्हारे माता पिता मरने के बाद ये अफवाह फैली थी कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन हो और मैंने भी इस बात पे यकीन कर लिया था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुम्हारे बुरे टाइम पे मैं तुम्हारे पास नहीं थी, लेकिन मैंने जिस दिन हिम्मत जुटाई और तुमसे बात करने की कोशिश की, उस दिन मैंने देखा कि तुम्हें बिल्डिंग से कूद चुके थे और ये देख के मैं बहुत ज्यादा चौंक गई थी और खुद भी सुसाइड करने के लिए चली गई थी। लेकिन मेरी किस्मत देखो, तभी मेरे को मेरा एंजल रेबल मिल गया। तो मिराई आज मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा चुप भाई, ये मैसेज मेरे को अलग परेशान कर रहा है, वो भी क्लाइमैक्स के सीन में यार। तब जैसे ही साकी अपने फीलिंग्स को कॉन्फेस करती है, तब मिराई अपने विंग्स की मदद से उसको उठा के ऊपर चले जाता है और उसको बहुत ही ऊपर आसमान में ले जाके छोड़ देता है। जैसे ही साकी नीचे गिर रही होती है, वो उसको फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ही मरने वाली थी तो तुम अगर चाहो अभी फिर से मर सकती हो। लेकिन तब साकी रोते हुए कहती है, नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद मिराई उसको लेके एक बिल्डिंग के ऊपर रखता है, जहाँ साकी बहुत ज्यादा रो रही थी। तब साकी कहती है कि मिराई मुझसे वादा करो, ये सब खत्म हो जाने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। मिराई भी कहता है कि हाँ मुझे भी खुशी होगी। अगली सुबह हम फिर से साकी और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ साकी आज बहुत ज्यादा जोश में थी। वो कहती है कि प्लीज मुझे कोई बताओ कि आखिर मुझे विंग्स कैसे मिलेंगे ताकि मैं भी उसे सूट गाय को मारने में कोशिश कर सकूं। तब वहाँ पर एक एंजल कहती है कि तुम्हें इसके लिए किसी एक पर्सन को मारना होगा। साकी कहती है कि बस मैं अपने विंग्स के लिए किसी को ऐसे तो नहीं मार सकती। तब एंजल कहती है कि तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अगर तुम्हारे एंजल यानी कि रेबल ने कोई एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो फिर वो अपग्रेड हो जाएगा और जैसे ही वो अपग्रेड होगा तो तुम्हें भी विंग्स मिल जाएंगे। लेकिन रेबल को तो पता ही नहीं कि आखिर वो ऐसे कैसे करेगा। और अब एक और प्रॉब्लम थी कि मिराई का घर सबके लिए बहुत ज्यादा छोटा पड़ रहा था, जिस वजह से वो एक चर्च में जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग अपने अपने रूम्स को डिवाइड करके वहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। तभी हम देखते हैं साकी को, जो कि अपना एक अलग ही ड्रेस बना के लाई थी और वो ड्रेस देख के मानो मिराई को साकी से फिर से प्यार हो गया था। और अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर एक रेड एरो कोई शूट करता है। साकी को बचाने के लिए वहाँ पर अचानक से मिराई सामने आ जाता है, लेकिन तभी नैनाटो बोलता है, रिलैक्स गाइस, ये मेरा ही एरो है। तब एंजल बोलती है कि किसी का एरो तभी वापस आता है जब उसने जिसके ऊपर एरो यूज किया था वो मारा जा चुका हो। जब नैनाटो
नैनाटो को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वहाँ पर उसकी फैमिली के पास जाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त नैनाटो को अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा परवाह थी। और जैसे ही नैनाटो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड थी। वो मिराई को बोलता है कि उस आदमी को तुम कुछ देर के लिए संभाल के रखो, तब तक मैं अंदर देख के आता हूँ। लेकिन जब नैनाटो अंदर जाता है तो वो कहीं पर भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों को नहीं देख पाता। अपने घर वालों को बहुत बार खोजने के बाद भी वो नहीं मिलते, तब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम मिराई को देखते हैं जो कि अपने रेड एरो को निकाल के उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर चुका था। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से स्माइल करके वहां से इतने स्पीड में जाता है कि वो एरो भी उसको टच नहीं कर पाती। तब हमें उसी अजीब से आदमी का नाम बताया जाता है जो कि हायगा था और उसका पास्ट भी बताया जाता है। पास्ट में हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत था। वो इतना ज्यादा अगली दिखता था कि लोग उसको देख के जज करते थे। यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप ने भी उसको घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये हमारे साथ रहे तो हमारी बेइज्जती होगी। इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन ना सह पाकर वो एक दिन से करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एंजल आता है जिसका नाम बाल्टा था, और ये बाल्टा रैंक 1 एंजल है। वो बोलता है कि अगर तुम एक गॉड बन जाते हो तो तुम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो दुनिया में सबको अपने तरह दिखने वाला भी बना सकते हो। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि हायगा एक गॉड कैंडिडेट बन जाता है और अपने रेड एरोज की गलत फायदा उठाता है। लेकिन ये सब बुरे काम करते टाइम भी जब वो अपनी शक्ल को देखता है तो वो खुद ही रो पड़ता है और वापस आके बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। एक दिन वो ऐसे ही अपने घर में बैठा था जहाँ पर वो अपने टीवी को देखता है, जहाँ पर सूट गाय दिखाया जाता है। सूट गाय को देखने के बाद उसे लगता है कि उसके जैसे कोई तो यहाँ पर है जो कि अपने चेहरे को छुपाता है, और हम देखते हैं कि वो उसको अपना इंस्पिरेशन मानने लगता है और बस सूट गाय की तरह दिखने के लिए वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाता है। यहाँ तक कि वो अपने बॉडी को भी ट्रेन करता है, इतना ट्रेन करता है कि वो बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। तब वो एक और पर्सन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसको लग रहा था कि वो एक बहुत ही बेकार दिखने वाला आदमी है, जिस वजह से वो वहीं पर बात को छोड़ के वापस आके रोने लगता है। और उसी दिन उसे ये भी पता चलता है कि उसके रोल मॉडल यानी कि सूट गाय को किसी ने मारने की कोशिश की है। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आज से मैं पर्सनली सूट गाय को खोजूंगा, उससे बात करूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। बहुत दिनों के बाद उसका एंजल उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी बताता है, जहां उसे ये पता चलता है कि सूट गाय का असली नाम क्या है और आखिरकार वो कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और अगले ही सीन में हमें सूट गाय को भी दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आके बोलती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, जो कि उस रूम में वेट कर रहा है। और उस लड़की को हायगा ने ही भेजा था, जो कि उसको पता चल जाता है, जिस वजह से सूट गाय उस लड़की को व्हाइट एरोज की मदद से मार देता है। और जब टिफिन ब्रेक होता है तब कनाडे जाता है उससे मिलने के लिए, जहां हायगा को अपनी शक्ल दिखाने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, जिस वजह से उसने लैपटॉप में एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था। ये सब सुनने के बाद कनाडे समझ जाता है कि आखिर ये किस टाइप का आदमी है। वो ये भी जानता है कि ये हमारे लिए मुसीबत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कनाडे इतना ज्यादा चालाक है कि वो उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको पहला टास्क देता है और बोलता है कि नैनाटो का एड्रेस का पता लगाओ और नैनाटो की बीवी और बच्चों को मार डालो। प्रेजेंट में हम देखते हैं हायगा ने नैनाटो की वाइफ को एक जगह पर कैद करके रखा होता है और ये इन्फॉर्मेशन उसने सूट गाय तक पहुंचा दी थी, जहां पर सूट गाय कॉल करके ये बोलता है कि अगर नैनाटो तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों को बचाना है, जहां पर उसने एक एड्रेस भी दिया था और उस एड्रेस के पास नैनाटो, मिराई और बाकी सब भी निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो हम नैनाटो की फैमिली को देखते हैं जो कि एक कांच के ग्लास के अंदर बंद थी। नैनाटो उनको देखते साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा उसी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर ये देख के नैनाटो काफी खुश था कि उसकी फैमिली सेफ है, लेकिन नैनाटो को नहीं पता था वो जिस कांच के बॉल के अंदर चला गया था उसको तोड़ना नामुमकिन है। और अब हायगा बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि बस मुझे अभी मिराई को मारना है और मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तब हम मिराई को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार व्हाइट एरोज निकाल लिया था और उसने व्हाइट एरोज को हायगा के ऊपर एम करके रखा था।
हाइगा को लग रहा था कि मिराई के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो व्हाइट एरोज को शूट कर सके, लेकिन नहीं पता कैसे मिराई अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसके ऊपर व्हाइट एरोज को शूट कर देता है। हाइगा उस एरोज को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सूट गाय भी आ जाता है। मिराई समझ चुका था कि वो एक साथ दोनों के साथ नहीं लड़ सकता, जिस वजह से वो भी उस चेम्बर के अंदर चला जाता है ताकि वो नानाटो की हेल्प कर सके। तब मिराई अंदर जाके नानाटो से कहता है कि यहाँ पर सूट गाय आ चुका है और वो अगर चाहे तो कभी भी हमें मार सकता है, जिस वजह से इसके ही अंदर हमें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ हाइगा काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है कि अगर मिराई चाहता तो वो यहाँ से भाग जा सकता था, लेकिन आखिर उसने एक ऐसे आदमी के लिए अपनी जान को दाव पे क्यों लगाया जो कि उसका अपना भी नहीं है। तब सूट गाय कहता है कि इसको दोस्ती कहते हैं और एक आदमी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि अभी सूट गाय अपने चेम्बर में वापस जा चुका था और उसने हाइगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और हाइगा उन दोनों के ऊपर काफी नजर रख रहा था कि वो लोग निकल ना पाए। लेकिन तब मिराई कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा और मेरे पास एक प्लान है। तब मिराई और नानाटो अपने विंग्स का यूज करके वहाँ पर बहुत तेज गोल गोल घूमते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही व्हाइट लाइट पैदा होती है और जैसे ही वहाँ पर लाइट शांत होती है तो हम देखते हैं कि उस चेम्बर के अंदर कोई था ही नहीं। ये देख के नानाटो अपने ऑफिस से हाइगा को कमांड करता है कि अंदर मत जाना और अपना दिमाग मत चलाना क्योंकि इससे निकलना नामुमकिन है। हाइगा सूट गाय की बात मानते हुए कभी भी कुछ नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि 2 दिन हो चुके थे लेकिन अभी भी उनके अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी उधर कुछ नहीं दिख रहा था तो वो आखिरकार सूट गाय को पूछता है क्या मैं अंदर जाके देख लूं, लेकिन तब सूट गाय इस पे भी उसको मना कर देता है। लेकिन ये सारी चीजें मिराई के प्लान के हिसाब से ही चल रही थी और मिराई के एंजल और नानाटो के एंजल एक टावर के पीछे छुपे हुए थे। और इसके बाद ही हमें साकी को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो अपने दोस्तों की हेल्प भी नहीं कर पा रही। तब वहाँ पर रेबल आता है और कहता है कि मैं अभी अपग्रेड कर चुका हूँ और मैं अभी तुम्हें विंग्स दे सकता हूँ। हमें पता चलता है कि रेबल का अपग्रेड होके रेबल अब गॉड ऑफ इमोशंस बन चुका है, जिस वजह से साकी को विंग्स मिल जाती है और साकी चली जाती है अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए। जब साकी वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि हाइगा सूट गाय के ही टीम से है, तब वो हाइगा के ऊपर रेड एरोज को यूज कर देती है और हाइगा अभी 33 डेज के लिए साकी के कब्जे में आ चुका था, जहाँ साकी उसे ऑर्डर करती है कि तुम जल्दी से जल्दी नानाटो और मिराई को फ्री कर दो। ये सुनते साथ हाइगी जाता है और अपने स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ही जोर से उस चेम्बर के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन आखिर हाइगी जितना भी अटैक कर ले उस चेम्बर को कुछ भी नहीं हो रहा था। जब ये सारी चीजें सूट गाय वहाँ से बैठ कर देखता है तो उसे लगता है कि मुझे पता था कि ये आदमी कभी ना कभी मुझे धोखा देगा और सूट गाय अब रेडी हो जाता है अपने एंजल के साथ वहाँ पर जाके उसको मारने के लिए। दूसरी तरफ हम हाइगा को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत सारे अटैक्स किए जा रहा था और फाइनली उसने एक बहुत ही जोरदार अटैक करने के बाद उसमें एक क्रैक ला दिया था, जहाँ सूट गाय आते साथ अपने रेड एरोज को साकी के ऊपर एम कर देता है। लेकिन साकी के सामने तभी हाइगा आके बोलता है कि मेरे मास्टर को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। नानाटो ने ये नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर उसके अटैक से इस बैरियर में एक छोटा सा क्रैक आया है और उसका फायदा उठाते साथ उसने बहुत सारे गन से गोलियां मार के फाइनली उस बैरियर को तोड़ दिया था। हम देखते हैं कि सूट गाय ने अपने 4 बंदों को भी बुलाया होता है जिनके पास विंग्स और एरोज थे जो कि उनको सूट गाय ने ही दिया था। तब हम देखते हैं कि साकी सबसे पहले नानाटो की बीवी बच्चों को एक जगह पर जाके रख देती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर वेट करो। दूसरी तरफ हम सूट गाय को देखते हैं जो कि नानाटो को देख के सोचता है कि अभी नानाटो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है तो मेरे को नहीं लगता कि वो मुझे मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको अभी इस वक्त मिराई लग रहा था क्योंकि मिराई के पास व्हाइट एरोज है। लेकिन मिराई को तो हम जानते ही हैं, वो किसी भी बेकसूर को ऐसे मारने से पहले 100 बार सोचता है, जिस वजह से नानाटो बोलता है कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं तो हमारे हारने के चांसेस ज्यादा है। जिस वजह से नानाटो, मिराई और साकी एक दूसरे के अंदर रेड एरोज को इंसर्ट कर देते हैं और अभी वो लोग बहुत ही आराम से बिना कोई फिक्र के लड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक और फायदा है कि हम में से किसी के भी ऊपर कोई भी रेड एरोज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तब सूट गाय का एक बंदा जिसके पास बहुत बड़े बड़े गन्स होते हैं वो सबसे पहले उनसे लड़ने के लिए जाता है। वो गनमैन सच में बहुत ही अच्छा लड़ रहा था, लेकिन नहीं पता कैसे तभी बीच में हाइगा आ जाता है और हाइगा उसका ध्यान भटका देता है और हम देखते हैं कि गनमैन का जैसे ही ध्यान भटकता है तभी इस चांस का फायदा उठाते साथ मिराई और साकी उस गन वाले मैन को उधर ही मार डालते हैं। लेकिन उसे मारने के बाद भी साकी को बिल्कुल बुरा लग रहा था कि एक बेकसूर की जान उसने ऐसे कैसे ले ली।
दूसरी तरफ सूट गाय इस बार एक लड़की को भेजता है और वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसके पास एक ऐसा वायरस था जो कि किसी के भी ऊपर अगर इंजेक्ट किया जाए तो वो खुद की ही जान ले लेता है। तब वो लड़की कहती है, मिराई अगर तुम चाहो तो तुम अपने आप को सरेंडर करके ये चीजों से सबको बचा सकते हो, और अगर तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करते तो शहर में मैं सबकी जान ले लूंगी। तब मिराई कुछ देर सोचने के बाद अपने आप को सरेंडर करने के लिए मान जाता है और वो चुपचाप वहाँ पर उस लड़की के पास चले जाता है। जब साकी उसे रोकने की कोशिश करती है तब हाइगा साकी को ही पकड़ लेता है, लेकिन अभी मिराई इस खेल में पुराना हो चुका है और वो बहुत ज्यादा समझदार बन चुका था, क्योंकि जैसे ही मिराई वहाँ पर जाता है तो अपने व्हाइट एरोस का इस्तेमाल करते हुए उस वायरस के अंदर ही व्हाइट एरोस को घुसा देता है, जिससे कि वो वायरस वहीं पर खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल चौंक चुकी थी। वो कहती है, तुमने बस मेरे एक बॉटल को ही डिस्ट्रॉय किया है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिरिंजेस हैं जिससे कि मैं पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं नानाटो को कैंसर का अटैक आने की वजह से वो नीचे गिर गया था। बहुत ही मुश्किल से वो ऐसे तैसे उठता है और अपने गन की मदद से कनाडे के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन सूट गाय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी एरोस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ नानाटो को बचाने के लिए मिराई अपने एक व्हाइट एरो को उसके तरफ शूट करता है, लेकिन तभी उसका फायदा उठाकर वो लड़की अपने उस जहर को मिराई के ऊपर इंजेक्ट करने वाली थी, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए बीच में साकी आ गई थी। साकी आके कहती है कि अगर तुम्हारे लिए मैं मर पाऊं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। मिराई अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वहाँ पर हाइगा आके उन इंजेक्शन को काट देता है। लेकिन हाइगा से एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उसने एक इंजेक्शन को गलती से छोड़ दिया था, जिसको कि बचाने के लिए साकी के सामने हाइगा आके अपने लेफ्ट हैंड में उस इंजेक्शन को ले लेता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि हाइगा ने अपने स्वॉर्ड की मदद से उस लड़की को भी मार दिया था, लेकिन अब हाइगा के बचने की कोई उम्मीदें भी नहीं थी। जब वो पूरा मर चुका होता है तब उसकी आत्मा, जो कि पूरे होशो आवाज में होती है, वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं आज यहाँ पर मरा, क्योंकि मुझे आखिर तुम्हारी वजह से पता चला कि दोस्ती और प्यार किसे कहते हैं। जहाँ पर उसके एंजल्स आते हैं और उसको हेवन में ले जाते हैं, और हमें पता है कि मिराई कैसा आदमी है, जिस वजह से कनाडे यानी कि सूट गाय उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कहता है कि हाइगा की जान बस तुम्हारी वजह से गई है, क्योंकि तुमने नानाटो को बचाने की कोशिश की थी और हाइगा के बारे में नहीं सोचा। ये सुन के मिराई भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोते रोते कहता है कि आज मैंने एक जन को मार दिया। लेकिन तभी नानाटो कैंसर की हालत में ही बोलता है कि तुम कुछ भी करके आज कनाडे को मार के ही जाओगे। जहाँ मिराई ऊपर आता है और सूट गाय से कहता है कि भले ही मैं व्हाइट एरोस का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं रेड एरोस का यूज जरूर कर सकता हूँ। तब सूट गाय कहता है, तो अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फायर करेंगे और जिसके एरो सबसे पहले खत्म हो जाते हैं वो हार जाएगा। इस बात को मिराई भी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन हमें सूट गाय का नेचर तो पता ही है। वो जब टॉस कर रहा था, लेकिन टॉस करने के बीच में ही उसने एक व्हाइट एरो से मिराई के ऊपर हमला कर दिया था। मिराई बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज करके उसके ऊपर एक रेड एरोस को शूट करता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि उसको बहुत ही इजीली सूट गाय डॉज कर लेता है। और इसके बाद ही हमें सूट गाय का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ बहुत ही खुश रहा करता था। उसकी बहन को वो खुद से और किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था, और इसका ऑब्सेशन अभी हद पार कर जाता है, क्योंकि सूट गाय अपनी बहन को किसी से बात तक करने नहीं देता था। एक दिन उसकी बहन बहुत खुश थी और आके सूट गाय को बोलती है कि मैंने एक लड़के के साथ बात की है, जो कि सच में बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही वो ये चीज बोलती है तो सूट गाय का मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो उसे बहुत समझाता है कि प्लीज किसी लड़के से बात मत करो, लेकिन उसकी बहन ये नहीं मानती, जिस वजह से जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो गलती से अपनी बहन को सेकंड फ्लोर से धक्का दे देता है और उसकी बहन की मौत हो जाती है। सूट गाय ये अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसके हाथों उसकी बहन की मौत हो गई। जहाँ जब वो इस डिप्रेशन को सह नहीं पाता और करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक एंजल आ जाता है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हें गॉड कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट करता हूँ, और अगर तुम एक गॉड कैंडिडेट बनते हो तो अपनी बहन को वापस ला सकते हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं सूट गाय को, जो कि कहता है कि मेरी बहन को वापस लाने के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं भगवान वगैरह में नहीं मानता और इन परियों की ऐसी की तैसी। जहाँ हमें ये भी बताया जाता है पूरी दुनिया में इनकी फाइट लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। तब सूट गाय ये भी कहता है कि जब मैं गॉड बनूंगा तो जितनी भी बेकार दिखने
रहने वाली लड़कियां हैं सबको मार डालूंगा। ये सुनकर मिराई को अलग ही डर लगता है कि अगर ये गलती से भी गॉड बन जाता है तो आखिर ये दुनिया का क्या करेगा। और इसके बाद ही हम देखते हैं सूट गाय कहता है बस हो गया, अब ये लास्ट मौका है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एरोस को शूट करेंगे और जो ये डॉज नहीं कर पाया वो मारा जाएगा। कनाडे अपना फेस मास्क लास्ट टाइम के लिए खोलता है और उसको अपना चेहरा भी दिखाता है, जो देख के मिराई कंफर्म हो जाता है कि यही कनाडे है। तब मिराई अपने रेड एरोस की मदद से सूट गाय के ऊपर हमला करता है, लेकिन सूट गाय को इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके हाथ में पहले से ही एक रेड एरोस घुसा हुआ था। तब सूट गाय अपना व्हाइट एरो को उसके ऊपर मारने ही वाला था कि बहुत ही मुश्किल से मिराई उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है, लेकिन तब सूट गाय के राइट हैंड से वो एक चाकू निकाल के मिराई के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिराई के सूट ने उसको बचा लिया था। तब मिराई के हेल्प के लिए साकी भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों ही उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते साथ सूट गाय वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों का बॉन्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि सूट गाय का हाथ पूरी तरीके से बंद जाता है। ये देख के नैनाटो अपने कैंसर के स्टेज में ही जैसे तैसे उठकर गन से उसको बहुत सारी गोलियां मार देता है। गोलियां मारने से पहले सूट गाय ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज वो उसे ना मारे, उसकी भी एक फैमिली है। लेकिन हमें पता है कि सूट गाय आखिर कितना दोगला इंसान है और आखिर उसने कितने लोगों को मारा है जिसकी फैमिली है, जिस वजह से फाइनली वो मारा जाता है। इस पूरे फाइट को शहर वालों ने भी देखी थी, जिस वजह से सबको पता था कि मिराई जीत चुका है और अब सूट गाय की आत्मा को उसकी एंजल भी उधर हेवन में ले जाती है, जहां पर हम नैनाटो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो जल्द ही मरने वाला है। ये सारी बातें सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन फिर वो हिम्मत से काम लेती है और इतना कुछ होने के बाद मिराई भी काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन तब साकी उसे हौसला देती है और कहती है कि जो हुआ अच्छा के लिए हुआ है और अब जो हो चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। गाइस मुझे पता है कि ये एनीमे की एंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये एनीमे यहाँ पर एंड नहीं होता है, इसके बाद भी इसके कुछ एपिसोड्स हैं और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 200 कमेंट्स और 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो। और हाँ यार, जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो याद से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ तो ज्यादातर उसमें व्यूज ही नहीं आते क्योंकि कोई उसे देखता ही नहीं। खैर वो अलग बात है, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। आप लोग को ये एनीमे कैसा लगा? आप 10 में से इसको रेटिंग दे सकते हैं और मेरे हिसाब से तो ये एनीमे काफी ज्यादा अच्छा था एनिमेशन के मुकाबले भी। मेरे हिसाब से इस एनीमे को मैं 7/10 की रेटिंग देता हूँ। तब तक यार मिलते हैं एक अगली वीडियो में।